हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 3 के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर हम देखने वाले हैं। सभी बच्चे तैयार कर लेंगे एक एक क्वेश्चन सभी को, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, चैप्टर 3 का है बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बच्चों टोटल 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, ठीक है। मोसले के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी, जैसे मेंडलीव का आवर्त सारणी था जो कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, परमाणु भार के आधार पर। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है, क्योंकि हम यहाँ पर समझा रहे हैं। हम केवल ये नहीं कह रहे हैं हाँ इसका आंसर ये है याद कर लो। हम आपको तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आपको ऐसा ना लगे बच्चों कि यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल क्लासेस चलती है। जो भी है एकदम डीप में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आधुनिक आवर्त नियम यदि आपसे कोई पूछे तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और वहीं पे जब मेंडलीव के आवर्त नियम की बात होती है तो तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, ठीक। तो आधुनिक आवर्त सारणी में SPDF 4 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो इसका डिवाइडेशन डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में 4 भागों में। उसमें आवर्त और वर्ग की संख्या टोटल रखी गई थी। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें कई सारे फैक्ट आपको तैयार हो जाएंगे। देखिएगा, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों, जब पहला कोष है, फिर जब जाएंगे 2 कोष वाला मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे तो 3 कोष वाला मिलेगा, फिर उसके नीचे जाएंगे तो 4 कोष वाला मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे तो 5 कोष वाला मिलेगा। अब आप लोगों ने देखा कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ रहा है। आकार क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं। त्रिज्या भी बढ़ेगी, त्रिज्या भी बढ़ेगी, ठीक है, त्रिज्या भी बढ़ेगी बच्चों, ठीक है। लेकिन ये दोनों बढ़ते हैं, आकार और त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आकार मतलब बढ़ेगा। लेकिन जो आपका आयनन ऊर्जा है कम होगा, आयनन ऊर्जा कम होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों कम होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा। विद्युत ऋणात्मकता कम होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ती है, किंतु आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता में क्या होती है, कमी आती है। लिथियम और मैग्नीशियम में गुणों में समानता किस कारण से होता है। विकर्ण संबंध आपने पढ़ा होगा, विकर्ण संबंध के कारण गुणों में समानता पाई जाती है। एल्यूमिनियम की कौन सी आक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होता है। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई बताएगा जरा एल्यूमिनियम का। देखिए 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए बच्चों, 2 2 4 6 10। फिर आपका आता है 3s2 3p1। तो ये यहाँ का तो मान लीजिए फिक्स है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बाह्यतम कोष से निकल सकता है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इसलिए +3 आक्सीकरण अवस्था स्थायी दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में जो पहला आवर्त है बच्चों, पहला आवर्त इस तरीके से बाएं, तो ये आपका इधर का तत्व हाइड्रोजन और इधर हीलियम उपस्थित रहता है। तो 2 ही तत्व हैं। एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है, जर्मेनियम। एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है, जर्मेनियम, एका सिलिकॉन का। उत्कृष्ट गैस मतलब 18वें समूह के तत्वों को हम उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, एरोजन के नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और उत्कृष्ट गैस में इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, क्योंकि बंध बनाने की क्षमता इसके अंदर नहीं पाया जाता है। आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, ऋण विद्युतता बढ़ता है। अभी मैंने कहा जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है, ऋण विद्युतता कम होता है ऊपर से नीचे की ओर जाने से। लेकिन बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है, आकार कम होता है, त्रिज्या कम होती है। एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार त्रिज्या में कमी आती है। ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता में कमी आती है, लेकिन जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इनमें वृद्धि होती है। चीजें क्लियर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, पहले बता दिए 7। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पे तैयार रखना है कि S ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS मतलब बाह्यतम कोष के S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। P में बच्चों
एस पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपका NS, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 से 6, क्योंकि पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 1 to 10, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब आपके डी में 1 से 10 तक का इलेक्ट्रॉन हो सकता है और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें बच्चों तो N-2 F 1 to 14 मतलब 1 से 14 तत्व है ना, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एफ में। डी में 0 या 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और NS में 2, ठीक है। तो ये आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चारों ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार ही रखना है। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व, कभी कभी इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजन परमाणुओं में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व तो आपका फ्लोरीन है, या कभी कभी ऐसा पूछा जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व तो फ्लोरीन ही रहता है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछ देगा या तो हैलोजन परमाणु में पूछ दिया जाएगा बच्चों, तो परेशान मत होना। वहीं पे जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात आ जाती है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व तो आपका हो जाता है क्लोरीन। अभी हम बात कर रहे थे SPDF उपकोष की कि हमारे पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में 4 भागों में SPD और F 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आप लोग आवर्त सारणी जब देखते हैं बच्चों तो पहला जो भाग होता है वो S वाला होता है, ये वाला भाग जो है S वाला होता है ना, और बीच में जो होता है आपका D होता है, फिर आपका P होता है, मैं सिर्फ आप मोटे मोटे तौर, और F होता है ना। तो यहाँ पर S, यहाँ पे P और ये D और यहाँ पर आपका F, इस तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करता है। पी ब्लॉक के तत्व को हम प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, इसे आंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अंदर डी के अंदर ही उपस्थित रहता है, इसको अलग से रख दिया जाता है। अब जब एस की बात करते हैं बच्चों, एस उपकोष में 1 कक्षा होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 भर सकते हैं। वहीं पे बच्चों जब हम पी उपकोष की बात करते हैं तो पी में आपके 3 कक्षक होते हैं, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। डी की बात करते हैं बच्चों तो कितने कक्षक होते हैं, तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। तो ये लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे बच्चों जब एफ की बात करते हैं तो टोटल 7 कक्षक होते हैं, कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। अक्रिय गैसों का अंतिम तत्व, पहले रेडान मिलता था, अब लेकिन अब नए तत्व की खोज हो गई है तो आग्नेयसान है। कुछ लोग परेशान होते सर रेडान दिया, रेडान नहीं, अब आग्नेयसान हो गया। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु आपका लिथियम, मतलब कम घनत्व वाला तत्व कहलाता है। यदि बेरिलियम का Be होता है, बेरियम को बुनसन ज्वाला में जलाया जाए तो कौन सा रंग मिलता है, तो सेब जैसा हरा रंग हमें प्राप्त होता है। सोडियम को बुनसन ज्वाला में कौन सा रंग मतलब यदि प्राप्त करते हैं जब जलाते हैं तो सुनहरा पीला रंग। पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, पी ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। केवल हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं बच्चों, ठीक है, सिलेक्टेड करा रहे हैं। बाकी और भी यदि एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव निकाला जाए तो 100-200 निकल जाते हैं, जितना डीप में जाओ उतना ही ज़्यादा निकलता है, लेकिन 25 से 30 हम आपको करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। एस ब्लॉक के प्रथम और द्वितीय समूह का नाम क्या है, तो एस ब्लॉक का जो प्रथम है क्षारीय धातु कहते हैं, फिर क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु फिर क्षारीय मृदा धातु। हाइड्रोजन में सबसे प्रबल आक्सीकारक क्या है, सबसे प्रबल हाइड्रोजन परमाणु में, तो फ्लोरीन आपका सबसे प्रबल आक्सीकारक होता है। एका बोरान का दूसरा नाम क्या है, एल्यूमिनियम, एका बोरान का दूसरा नाम है एल्यूमिनियम। अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति आपकी अम्लीय होती है, कैसी होती है, अम्लीय। 18वें समूह को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, शून्य समूह, एरोजन, ठीक है, और उत्कृष्ट, यहां पर आप लोगों ने देखा था बच्चों, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। देखिए उत्कृष्ट गैस ये आपका 18वां समूह ही है। उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, शून्य समूह या एरोजन के नाम से जानते हैं। आखिरी के 2 प्रश्न हैं। क्षारीय धातुओं का व्यवहार कैसा होता है, कि एक अच्छा अपचायक की भांति होता है। क्षारीय धातुओं का व्यवहार कैसा होता है बच्चों, एक अच्छा अपचायक की भांति होता है।
किस ब्लॉक के तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस चैप्टर के लगभग 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। और भी बच्चों जो भी आपको मतलब डाउट लगता हो कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ आपके लिए वीडियो जाएंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहे। बस वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर देना। यही है गुरु दक्षिणा। प्लीज बेटा आप लोग यदि थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेंगे तो अगला जो वीडियो है ना आपके लिए हेल्पफुल आने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज शेयर जरूर करें। लाइक करके छोड़े भाई, बिना लाइक किए हमें थोड़ा संतोष नहीं मिलता। बच्चों आप कंजूसी मत करो यार, एक छोटा सा थम्स अप करके जरूर जाएं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।